थोपने के लिए पाठ्यक्रम के साथ छेड़छाड़ कर रही है और एनसीईआरटी ने ये जो कदम उठाया है ये ठीक नहीं है। पर आप कभी चेंबर में आए ही नहीं, मैं सर एक काम कीजिए, आज आप मेरे चेंबर में ये डिस्कस करने के लिए आइए। नहीं विधानसभा को याद करने के लिए 2014 की 26 नवंबर के संविधान दिवस के लिए क्यों इंतजार करना पड़ा? ये हम जो कहते हैं हम कहते नहीं, उसको अगर रिप्लाई देना है तो वो देने दो। बीजेपी सरकार ने पराजय के बाद पहले बाबा साहब और महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को हटाकर अलग किया, फिर संविधान से छेड़छाड़ हो रही है। पर मैं चेतावनी देता हूं कि ऐसे बदलाव देश के लोगों को स्वीकार नहीं होगा। आरएसएस और बीजेपी अपनी सांप्रदायिक विचारधारा को देश के लोगों पर थोपने के लिए पाठ्यक्रम के साथ छेड़छाड़ कर रही है और एनसीईआरटी ने ये जो कदम उठाया है ये ठीक नहीं है। हाल के दिनों में पाठ्यक्रम में Nothing else will go on record now. Nothing else will go on record now. And I will look into what has to be deleted. Last 4 minutes to be deleted. Please, I'll give you permission. Please take your seat. Leader of the House will speak after that. I don't want 1 second. 1 second. 1 second. 1 second. 1 second. 1 second. What is this? If leader of the opposition or leader of the House speak, they have to be heard in rapt attention. What they speak, the chair is there to look into it, number one. And number two, sir, the issue you are digressing. Sir, I will be constrained to. 1 मिनट में खत्म करता हूं। सर, मैं इस विषय में सरकार से मांग करता हूं कि पाठ्यक्रमों में हुए बदलावों को लेकर एक विस्तृत तथ्य सदन के सामने रखे। इस मुद्दे पर सरकार स्पष्टीकरण दे और संविधान के बारे में अपना कदम वापस ले। जो एनआरसी अपने सिलेबस में बदलाव किए हैं ये अच्छा नहीं है। थैंक यू। इसीलिए वो, और मैं आपने मुझे कई में है कहाँ है ये आपने पूछा सर, ये है एक्स फॉल्स ऑन प्रियम्बल इन स्कूल टेक्स्ट बुक। सर सुनिए सर यू मेड योर पॉइंट। 0 आवर सर। और सर इसको मोदी साहब ने नमस्कार कर रहे हैं पेपर नीड नॉट बी शोन सर, और उन्होंने ही इसको खत्म करने का डोंट से काम कर रहे हैं। सर डजंट बिहेव योर स्टेटस टू शो पेपर. Paper is undignified. Don't say. You made your point. It is, sir. That's why I will see what has to go in the text. They are changing the syllabus. Leader of the House. They are changing the syllabus. Sir, got your point. Sir, you said it. You are only repeating now. No, not repeating. Sir, you said so. Sir, you said so. You have made your point. Thank you. Honorable Leader of the House. And माननीय सभापति जी, before that, sir, honorable members, undoubtedly, all of us are committed to the Constitution, and any perception to the contrary, perhaps, will hurt everyone. Honorable Leader of the House. माननीय सभापति जी, आज हाउस बहुत तरीके से चल रहा था और वातावरण भी बड़ा अनुकूल था। विपक्ष के नेता ने एक मुद्दा उठाया जिसके कारण भावनाएं दोनों तरफ से भड़की और इस तरीके से Do you want me? विपक्ष के नेता ने जो विषय उठाया उसमें से एक ध्वनि प्रतिद्वंदित करने की कोशिश की गई कि शायद संविधान के प्रियम्बल और संविधान की मूल धाराओं से कुछ छेड़छाड़ होने की बात है। सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक जिम्मेवार पार्टी है और जो बात वो हाउस में कहती है
वो जिम्मेदारपूर्ण तरीके से कहने का प्रयास करती होगी। लेकिन मुझे आज उनके बुद्धिमत्ता पर भी और उनके नियतन पर Wait for your turn. What? Ask them to sit down. No, पर you concluded. Then I think. बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। विपक्ष के नेता ने कहा कि ऐसा देखने में आया है, ऐसा सुनने में आया है, ऐसा पढ़ने में आया है। मुझे लगता है कि इस हाउस में कोई भी वक्तव्य देने के पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के विपक्ष के नेता को यह ध्यान में रखना चाहिए कि देखने में, सुनने में और पढ़ने में नहीं, किस सोर्स से आया है उस सोर्स को रखना चाहिए। और सोर्स, सभापति जी, कभी भी अखबार की कतरनें नहीं होती हैं। सोर्स ओरिजिनल टेक्स्ट बुक होता है। दूसरी बात, मैंने ना एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक देखी है, ना मैंने चेंज देखा है, लेकिन मैं यहां पर पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने जितना संविधान को इज्जत देकर के आगे बढ़ने का तय किया है, किसी सरकार ने नहीं किया। और प्रियम्बल के साथ छेड़छाड़ करने का सवाल ही नहीं उठता। वो अक्षरशः word by word, letter by letter, this government under the dynamic leadership of Modi ji is committed. तीसरी बात, ये संविधान सभा को याद करने के लिए 2014 की 26 नवंबर के संविधान दिवस के लिए क्यों इंतजार करना पड़ा? ये बताता है कि this government which came in 2014 under the dynamic leadership of Prime Minister Modi on 26th of November decided to have a Constitution Day और संविधान दिवस मनाया गया। इसी के साथ साथ मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि संविधान के ऊपर डाका तो डाला गया 25 जून 1975 रातों रात, और एक बार नहीं 90 टाइम्स, मोर देन 90 टाइम्स चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया है और संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं तो इन्होंने उड़ाई। रही बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, आपकी सरकार ने 2 बार प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। आपकी सरकार ने 1,25,000 लोगों को मीसा और डीआईआर में जेल के पीछे 2 साल डाला, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उतना ही मजबूत होकर के निकल करके आया, क्योंकि वो राष्ट्र प्रेमी, देश प्रेमी, इस मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ संगठन है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मां भारती की सेवा में मोदी जी के नेतृत्व में लगी है। प्रियम्बल की रक्षा की गई है और प्रियम्बल की रक्षा की जाएगी, इस बात का मैं विश्वास करता हूं। श्रीमती संगीता यादव डिमांड टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वीमेन associated with self-help groups of the country. Nothing else will go on record. संगीता यादव, श्रीमती संगीता यादव। माननीय सभापति जी, आपने मुझे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के बारे में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। Nothing is going on record, संगीता। हमारी सरकार ने समूह की महिलाओं के लिए बहुत ही अभूतपूर्व कार्य कर रही है। आज देश में लगभग 1 करोड़ समूह है और उससे 11 करोड़ लगभग महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और अगर 11 करोड़ में देखा जाए तो 44 करोड़ लोगों का मैटर आज मैं इस सदन में रख रही हूँ। माननीय सभापति जी, हमारी सरकार लगातार उनके आर्थिक क्रियाकलाप के लिए प्रयास कर रही है और राज्य सरकारें भी इसमें काम कर रही हैं, लेकिन अभी ये प्रयास उतने सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो इसीलिए मैं सदन के माध्यम से अपनी समूह की महिलाओं के लिए कुछ निवेदन करना चाहूँगी। माननीय सभापति जी, समूह की महिलाओं की आर्थिक उन्नति के लिए मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि जो प्रधानमंत्री जी का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो बहुत ही अच्छे पैमाने पे काम कर रहा है, उसको समूह की महिलाओं से भी जोड़ा जाए।
केंद्र और राज्य सरकारों से भी आग्रह करना चाहूँगी कि समूह की महिलाएं सामान तो बना देती हैं, लेकिन उनके उत्पाद को उतना बाजार नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए उचित बाजार उपलब्ध कराया जाए। और ब्लॉक स्तर पर माननीय सभापति जी, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बीएमएम का भी बहुत योगदान होता है, और ये जो हमारी समूह की महिलाएं, ये महिला सशक्तिकरण का बहुत ही अच्छा उदाहरण देश में पेश कर रही हैं। तो ये जो बीएमएम हमारे हैं, उनकी भी एक एचआर पॉलिसी के लिए कुछ मांग चल रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करती हूं कि उस पर भी विचार किया जाए। सभी को प्रणाम। Shri Saket Gokhale, demand for wide publication of data related to government schemes amongst people for their increased awareness. A good point. Thank you, sir. So we see a lot of advertisements in the media when we go on the streets of different government schemes in the newspapers, all of them with a massive picture of Prime Minister Narendra Modi plastered everywhere. But the issue, sir, is that when we ask for data, the NDA government becomes no data available. जब भी हम डेटा मांगते हैं किसी चीज पे, उस पे डेटा आता नहीं है. You will ask for total number of successful water connections, they will give you data regarding something completely different. It's quite unfortunate the finance minister was here till about 10 seconds ago and she's left the house. But sir, there is a specific issue with regards to data that I wish to bring up in this house. So this government contradicts itself even on claims of data that is government data. I'll give you an example from my state, West Bengal. Our funds under Manrega were stopped in the year 2021, which incidentally also is the year when the BJP had a resounding defeat in West Bengal in the elections. Uske baad mein 2021, after the BJP lost, paisa hamara Manrega ka release karna band kar diya. The excuse given by the government was that fake job cards have been found in West Bengal. Now I went to the website of the Urban Development, the Rural Development Ministry. On their own website, government data says that 99.7% of job cards under Manrega in West Bengal are found to be verified. Yes. 99.7% job cards. So my leader Abhishek Banerjee, during his speech in the Lok Sabha, had raised a point which he had also first raised 140 days ago. He challenged the finance minister to give a white paper showing whether a single penny under Manrega and PM Awas Yojana has been given to West Bengal after the BJP's humiliating defeat in 2021. 140 days, sir. He raised it in his budget speech in the Lok Sabha. I raised it again in the Rajya Sabha in my speech. What is unfortunate, sir, is that this no data available government, in the finance minister's response, she addressed everything except for giving a response or giving a white paper. It's a simple ask, sir. Whether money has been given to West Bengal since 2021 for Narega and Awas Yojana, हाँ या ना, it's a very simple. हाँ तो कितना पैसा दिया है? What I don't understand is why is the finance minister, who in her speech read out data, read out tables, is not willing to give such a simple point. 2021 say how much has West Bengal been given? Yes. Why is she not taking up Abhishek Banerjee's challenge? Why is the finance minister scared to do so? Sir, I will tell you the statistics. Sir, total of 1.72 lakh crore rupees have been withheld from West Bengal since 2021. Please. Sir, this has nothing to do with Trinamool Congress, sir. This is money of the people of West Bengal. Please give a white paper, sir. That's my demand. Thank you, Mani Saket Gokhale ji. Mania Srimati Ranjit Ranjan, concern over loss of natural resources due to developmental works in the mountains of the country. धन्यवाद सभापति जी। मैं आपके माध्यम से विकास के नाम पर प्रकृति और हिमालय का जो दोहन है वो बहुत चिंताजनक है। इसके बारे में थोड़ी चर्चा और संज्ञान दिलवाना चाहती हूँ मंत्री साहब को कि बढ़ती लैंडस्लाइड, बादल फटना, जंगलों में आग, सूखते जल स्रोत और हिमालय क्षेत्र में मिट्टी का तेजी से कटना अत्यंत चिंताजनक है। 2013 में केदारनाथ, 2021 में ऋषि गंगा की त्रासदी, फिर जोशीमठ मकानों का धंसना, उत्तरकाशी, पिछले साल सिलक्यारा टनल का हादसा, हिमालय के जंगलों में बेकाबू आग, इस साल वायनाड, हिमाचल, उत्तराखंड, भारी तबाही और कई लोगों की मृत्यु हो जाना। अभी हाल ही में बद्रीनाथ में भारी भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, जिसके कारण 4 धाम यात्रा आपको रोकनी पड़ी और केदारनाथ से लोगों का रेस्क्यू अभी तो चल रहा है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव
ये नहीं है, बल्कि मैं कहूँगी कि ये मैन मेड आपदाएं हैं जिसके बारे में हम सबको बहुत गंभीरता से चिंता करनी चाहिए। मैं आपको चार धाम जो चल रहा है आपकी परियोजना, इस माध्यम से आपको ध्यान आकर्षित करना चाह रही हूँ कि ये जो अवैज्ञानिक अनियंत्रित मनमानी विकास नीतियों की आग में घी का काम कर रही है, ये आपदाओं को बुलाने का काम है। अभी हाल ही में एक संज्ञान आया है कि ये जो चार धाम परियोजना है जो 900 किलोमीटर है, जिसमें मात्र 100 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, जो भागीरथी वाला स्ट्रेच है, वो ही सिर्फ इको सेंसिटिव जोन है जिसको 2012 में बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट का भी उसमें इंस्ट्रक्शन है, लेकिन वहाँ पे भी अंधाधुंध पेड़ों की कटाई का निर्णय ले लिया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब के संज्ञान में ये बात लेना चाहती हूँ कि जो इकोनॉमिकल सेंसिटिव जोन है, जो मात्र भागीरथी वाला जोन है, जो गंगा का उद्गम है, वही 100 किलोमीटर है जहाँ से गंगा अपने प्राकृतिक रास्ते से चल रही है। आपके माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे बीआरओ द्वारा गुमराह किया जा रहा है। वहाँ पे लगभग 15,000 पेड़ और सबसे हाइट पे 6,500 लगभग देवदार के पेड़ों को काटने की साजिश हो रही है। और जबकि वहाँ पे अगर उस जगह को 100 किलोमीटर के स्ट्रेच को यदि हम 10 और 12 मीटर चौड़ीकरण की जो बात की जा रही है अगर ना भी करेंगे तो वो रास्ता डिफेंस के लिए भी और लोगों के लिए आवाजावन के लिए भी सुरक्षित है। हमें पहले हिमालय को बचाना है, हिमालय का बाजारीकरण नहीं करना है, हिमालय को आदर से देखना है, ना कि उसका कमर्शलाइजेशन करना है। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि एक तो ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इसके लिए नेक्स्ट सेशन में कॉलिंग अटेंशन या बड़ा डिस्कशन होना चाहिए। और आज की धन्यवाद श्रीमती रंजीत रंजन जी। Honorable CV Shanmugam, Honorable CV Shanmugam, time is over. Demand to restore train services which were reduced during COVID-19. Not present. Vice Chairman sir, Shakti Singh Gohil. I rise to highlight the twin demand of Mani Shakti Singh Gohil. Concern over plight of Indian children in foreign foster care. Please. Please. I rise to highlight the twin demand of restoration and extension of train services in Southern Railway, Tamil Nadu, particularly my own district and my town Viluppuram and Dindivanam respectively. During COVID pandemic, there were restrictions on the movement of people and hence several trains had been cancelled, but even after the normalcy has been restored, the train services have not been restored, because of which nearly 10,000 people, including elderly peoples, college students, daily wages, laborers, ladies, and business people are suffering untold misery every day. Dindivanam is a major hub having industrial estates like Sitco and Sipcot and on the major national highway, surrounded by Pondicherry, Viluppuram and Chennai. And people commute every day for their daily activities. All of them suffer because train services that were cancelled during COVID period had not been restored. I humbly request the Honorable Railway Minister to restore all the trains that were cancelled during COVID period in Southern Railway, particularly the trains that were cancelled at Dindivanam, namely Ulavan Express. The train name itself Ulavan, the former express, but they are not benefited. And Mangalore Express, Salem Express, Karaikal Express. So secondly, electrification and doubling of lines have been completed up to Viluppuram from Chennai Egmore. The main idea behind electrification and doubling is to make available more train services for the daily users. But regular electric train service had not extended and started beyond Chengalpet from Egmore. Hence, the main motto of electrification and doubling has not been achieved. There is an urgent requirement for starting daily regular electric train services, including fast train to and from Chennai, Egmore, beyond Chengalpet up to Dindivanam immediately
which may be extended up to Viluppuram. Hence, through you, sir, I request the Honorable Railway Minister to restore the trains that were stopped during the COVID pandemic in Tamil Nadu, particularly Dindivanam, and to extend and start the daily regular electric train services, including the fast trains beyond Chengalpet to up to Dindivanam and Viluppuram. Thank you, sir. Thank you, Mani CV Shanmugam ji. Mani Sri Shakti Singh Gohil ji, concern over plight of Indian children in foreign foster care. धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं एक बहुत बड़े गंभीर मसले पे आपके ज़रिए सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे भारतीय लोग, इंडियन सिटीजन, बाहर काम करने के लिए जाते हैं। उनके बच्चों को बिना किसी वाजिब कारण के उठा के फॉस्टर केयर में डाल दिया जाता है, और ये वहाँ ना हमारी मदद मिलती है और वो बच्चे वहीं पे रहते हैं। जर्मनी में हमारी गुजरात की एक जैन फैमिली की सिर्फ 9 साल की बेटी अरिहा शाह, उसको जर्मनी ने फॉस्टर केयर में डाला। माननीय उपसभापति महोदय, क्या वजह थी? वजह सिर्फ यही थी कि ऑयल का मालिश करके फिर जब वो नहलाने लगी, उससे हाथ से वो बच्ची फिसल गई और जब टब में गिरी तो थोड़ी इंजरी हुई थी उसको। माता पिता अस्पताल लेके जाते हैं उस बच्ची की ट्रीटमेंट के लिए। तब अस्पताल कहती है कि इसको जो इंजरी हुई है जेनेटिकल पार्ट पे, तो हो सकता है सेक्सुअल एब्यूज हो, तो पुलिस केस बनेगा। माता पिता ने कहा जांच करवा लो, पुलिस केस बना। पुलिस ने कुछ नहीं पाया, फिर भी वो जर्मनी की सरकार कहती है कि तुम अपने बच्चे की ठीक परवरिश नहीं कर पा रही हो, इसको फॉस्टर केयर में। 9 महीने की बेटी है, 9 मंथ्स, आज उसको 3 साल होने जा रहा है, वो जर्मनी के फॉस्टर केयर में है। और ये यूएन कन्वेंशन में ये तय हुआ है कि किसी भी बच्चे को अपने कल्चर का अधिकार है। अब वो जर्मनी भाषा सीख लेगी। हमारे वहाँ जैन फैमिली जो गुजरात में होते हैं सर, वो कांदा, प्याज, लहसुन तक नहीं खाते हैं। वो नॉनवेज बेटी वहाँ खाएगी, उस परिवार पे क्या गुजरेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके ज़रिए सरकार को भी कि अगर किसी भी डेवलप्ड कंट्री का कोई भी सिटीजन, ये बेटी इंडियन सिटीजन है, वो जर्मन सिटीजन नहीं है, यहाँ पैदा हुई है, हमारी नागरिक है, उसको वहाँ रोक के रखा। अगर डेवलप्ड कंट्री का एक भी सिटीजन एक दिन रोक के देखे कोई, हम तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, हम कहते हैं कि हम लाल आंख करेंगे, हम कहते हैं हमारे पास 56 इंच का सीना है। मैं विनती करता हूं आपके जरिए, दिखाए वो सीना, दिखाए वो लाल आंख। हमारी बेटी को गुजरात में वापस लाना चाहिए, और अगर देर भी लगती है तो हमारे वहां गुजराती लोग हैं सर, कहते हैं कि उस बेटी को हमारे फॉस्टर केयर में डालो ताकि हमारी संस्कृति भी रहेगी। कम से कम इतना तो सरकार करवा सकती है कि वहाँ की सरकार को मजबूर करे कि गुजराती लोग क्या केयर करेंगे, उस गुजराती फॉस्टर केयर में उस बच्ची को रखना चाहिए, ना कि उस जर्मन के फॉस्टर केयर में जहाँ उसको बर्लिन से भी आगे ले गए हैं। कहाँ ले गए वो भी नहीं बताया। धन्यवाद। माननीय श्री निरंजन विसी, कंसर्न ओवर प्राइवेटाइजेशन ऑफ बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन भुवनेश्वर, उड़ीसा। Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir, giving me permission to raise an urgent public importance. Sir, I would like to draw the attention of the Government of India and also this August House regarding proposed privatization of Biju Patnaik International Airport, Bhubaneswar, Odisha. Sir, the airport was dedicated on 17 April 1962 for the people of Odisha and for the people of nation. Government of India accorded international status to the airport on 30th October 2013, named as Biju Patnaik International Airport in the name of our legendary person, former Chief Minister, freedom fighter, aviator, late Biju Patnaik. 43 flights are being operated from Biju Patnaik International Airport every day to 24 destinations
in India and abroad. The Biju Patnaik International Airport handle over 4.6 million people, passenger every year, and profit exceed to grow 35%. The Biju Patnaik International Airport is profit-making airport in India, and it is 8th most profit-making airport out of total 102 airports in our country. So privatization, proposed privatization of Biju Patnaik International Airport after 62 years of successful operation is a matter of great concern. For whose interest? The state government has not yet been consulted. The state government has not given any consent. The people of Odisha has not given their consent. And by privatization, the people of Odisha, the passenger particularly of Odisha, will lost everything. And particularly the ST-SC dominated state of Odisha, they will not get job opportunity in Biju Patnaik International Airport. So I urge the government to stop privatization of Biju Patnaik International Airport for the largest interest of people of Odisha. Thank you, sir. धन्यवाद माननीय निरंजन जी. माननीय श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी, concern over gender disparity in access to public utilities. So thank you so much for allowing me to speak on an important subject. So it is a matter of serious concern that with nearly a decade of Swachh Bharat mission, the disparity in women's access to clean public utilities and conveniences is very prominent. Sir, we are 48% of the country's population, yet clean public toilets have still not been adequate enough and hygienic enough for us to be able to feel comfortable using them, sir. So I speak across political parties. There are women here, women representatives here. When we are campaigning in different constituencies during the elections or for public work, we have faced the challenges to find clean access to toilet. Due to which, sir, we have noticed that women face not just health challenges, not just safety challenges, but also self-respect and dignity, sir. Sir, a recent study was carried out in Mumbai. I come from Mumbai. A recent study was carried out in Mumbai, where it was reported that there is only one toilet seat for 752 men and one toilet seat for 1,820 women. Swachh Bharat guideline mandates that there should be one toilet seat for 100 to 400 men, one toilet seat for 100 to 200 women. So it's unfortunate, sir. What usually is found that the toilets are dirty, there are broken locks and doors, lack of running water and adequate lighting, due to which women don't feel safe enough to be using them. It is a huge challenge for women who are working outdoors, like the gig workers, to get access to clean toilet, and women who are forced to beg for alms, sir. So what is also unfortunate is that government, considering government has come up with a scheme and has been taking praises for it, even government offices lack access to toilets for women, for their women employees. Sir, a recent Supreme Court report has highlighted that 20% of the district court complexes in the country lack separate toilets for women. Moreover, only 6% of these toilets meant for women had sanitary pad vending machines. Sir, similar situation is faced at police stations. Allahabad High Court had to step in to remind the police stations that there are women inspectors too, women cops too, who need access to toilets, sir. Sir, it is a matter of grave concern, and through you, sir, I would request the honorable ministers and the government to look at this particular issue with concern. And while women in the Rajya Sabha, I've already highlighted that, I can imagine the 10 times pressure that women in the Lok Sabha face, considering they are working for the people and in their constituencies, sir. Thank you so much for allowing me to raise this question. Thank you, Priyanka ji. Mani Sri Raghav Chaddha ji, demand to facilitate the entry of Sikh pilgrims for Gurudwara Nankana Sahib in Pakistan. They will all associate with this. Yes. Please associate and send your name. Sir, please, madam, take your Please, madam, take your seat. They will associate and send their names. Please, Raghav Chaddha ji. राघव चड्ढा जी, नो राघव चड्ढा जी, प्लीज राघव, आपका माइक कौन है, प्लीज मेरे बस की बात नहीं, प्लीज बोले आप।
सर आज मैं जिस विषय पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं, मुझे लगता है कि उस बात का समर्थन इस सदन में बैठा हर सदस्य करेगा, क्योंकि ये बात करोड़ों पंजाबियों की श्रद्धा से जुड़ी हुई है। सर मैं बड़ा नसीब वाला हूं कि मुझे पंजाब सूबे की नुमाइंदगी करने का मौका इस सदन में मिला। पंजाब वो सूबा जिसकी धरती गुरु साहिबान की रहमत से मुकद्दस है। सर 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तब सिर्फ देश के ही दो हिस्से नहीं हुए, हमारे सूबे पंजाब के भी दो हिस्से हुए। एक पंजाब पाकिस्तान में रह गया, एक भारत में शामिल हुआ। सर जब देश का बंटवारा हुआ तब लाखों पंजाबी परिवारों का खून बहा, जिसमें मेरा परिवार भी शामिल था। हमारे कई दोस्त रिश्तेदार हमसे बिछड़ गए, लेकिन उससे भी बड़ी बात हमारे गुरुद्वारा साहब हमसे बिछड़ गए। आज कई ऐसे गुरुद्वारा साहब हैं जैसे कि श्री करतारपुर साहब, श्री पंजा साहब, श्री ननकाना साहब, जो पाकिस्तान में स्थित हैं। इनमें से एक बड़ी मुकद्दस जगह है जहां गुरु नानक देव जी का प्रकाश हुआ, श्री ननकाना साहब, जो लाहौर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। सर आज मैं इस सदन के सामने एक मांग लेकर आया हूं। संगत को श्री ननकाना साहब जी के दर्शन करने का, दर्शन दीदार का, खुले दर्शन करने का एक बहुत लंबे समय से मांग है, मन में एक भाव है। उस संदर्भ में 3 छोटी मांगे आज मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूं। पहली मांग, जैसे श्री करतारपुर साहब कॉरिडोर बनाकर संगत को दर्शन करने के मौका मिला, मत्था टेकने का एक इंतजाम हुआ, उसी प्रकार से श्री ननकाना साहब कॉरिडोर का भी काम होना चाहिए। दोनों मुल्कों की सरकारें मिलकर एक कॉरिडोर बनाएं जिससे भारत से श्रद्धालु संगत श्री ननकाना साहब जी जा सके। मेरी दूसरी मांग, श्री ननकाना साहब जी जाने के लिए, दर्शन करने के लिए, खुले दर्शन करने के लिए कोई वीज़ा, पासपोर्ट, फीस या कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म की ज़रूरत ना पड़े, एक सरल सा प्रोसेस हो। मेरी तीसरी मांग कि अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर से श्री ननकाना साहब जी की दूरी लगभग 104 किलोमीटर पड़ती है। ये दूरी बड़े आराम से 2-2.25 घंटे में पूरी की जा सकती है गाड़ी या बस के माध्यम से। मैं चाहूँगा कि इस सड़क को सेफ पैसेज बनाया जाए। दोनों मुल्कों की सरकारें मिलकर उस रास्ते को जो अमृतसर से होता हुआ, लाहौर से होता हुआ ननकाना साहब जाता है, उसे सेफ पैसेज बनाएं ताकि श्रद्धालु और संगत वहां जाकर खुले दर्शन कर सके। सर अगर ये मांग पूरी होती है तो पूरी दुनिया में शांति और भाईचारे का एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा और इसके साथ साथ करोड़ों संगत की दुआएं दोनों मुल्कों की सरकारों को मिलेंगी। इस संदर्भ में हमारी आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार जो भी कर सके, हम भारत सरकार के साथ मिलकर करने के लिए पूरी उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। राघव जी धन्यवाद। माननीय डॉक्टर सरफराज अहमद, डिमांड टू स्टार्ट ट्रेन सर्विसेज फ्रॉम गिरिडीह इन झारखंड टू कोलकाता एंड पटना। धन्यवाद सभापति महोदय। हम लोग सदन में बात करते हैं कि झारखंड राज्य के साथ न्याय नहीं हो रहा है। मैं आज उसका जीता जागता उदाहरण आपको मैं देना चाहता हूं। 1980 के दशक में जब मैं लोकसभा सदस्य था तो मैंने गिरिडीह के लोगों के लिए तत्कालीन रेल मंत्री जो हमारे बीच नहीं रहे, माधवराव सिंधिया जी से मैंने 2 बॉगी लगवाई थी। एक गिरिडीह से कलकत्ता के लिए, एक गिरिडीह से पटना के लिए, और बाद में आके एक 3 AC की भी बॉगी लगी थी। और मैं धन्यवाद देता हूं लालू यादव जी को जो बाद में रेल मंत्री हुए, तो उन्होंने उस बॉगी को एक सुपर फास्ट ट्रेन पटना दानापुर हावड़ा में परमिशन लगवाने का दे दिया था। ये सिलसिला चलता रहा। सर सरकारें बदलती हैं तो लोगों की सुविधाएं बढ़नी चाहिए, ना कि घटनी चाहिए। और बाद की सरकार ने उस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया, रोक दिया। कलकत्ता व्यापार के लिए, पढ़ने लिखने के लिए हमारा एक सेंटर है, नज़दीक पड़ता है, और पटना हमारी राजधानी थी उस समय। और ये कहा गया कि वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, जो आज तक नहीं की गई, और लोगों को
काफ़ी दुश्वारियों का सामना आज भी करना पड़ता है। तो मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा। और सर एक बात और है, वंदे भारत जो ट्रेन चली है पटना से हावड़ा के लिए, उसका स्टॉपेज भी मधुपुर में नहीं है। मधुपुर हमारा जंक्शन है। अगर उसका भी स्टॉपेज हो जाए मधुपुर में तो शायद कुछ सुविधा लोगों को मिल जाएगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा। और दूसरी बात यह है सर कि हाल के दिनों में पिछले साल एक ट्रेन इंटरसिटी खुली है, जो पहले तो गिरिडीह से रांची के लिए खोली गई, कुछ दिन चली, उसकी टाइमिंग वगैरह में कुछ गड़बड़ियाँ थी, उसको सुधार किया गया, बाद में उसको एक्सटेंड कर दिया गया आसनसोल तक। अब वो आसनसोल से रांची जाती है और उसमें 2 बड़े बड़े महत्वपूर्ण जगहों पर उसकी स्टॉपेज, मैं बहुत संक्षेप कर रहा हूँ सर। एक महसमुंडा जंक्शन है, स्टेशन है, उसमें 25 पंचायत गांडे और 25 पंचायत बेंगाबाद के होते हैं। अगर वो को रांची आने जाने में हाई कोर्ट टाइम ओवर हो गया इसलिए है। इट इज बिकॉज ऑफ द टाइम, एवरीवन नोज इट, यू सी। सर द टाइम इज ओवर सर। श्री नारायण Koragappa, demand for pension facility and health insurance benefit for handloom weavers. अध्यक्ष महोदय, Honorable members, today is Handloom Day. अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत आभार है। मेरे का बात करने में थोड़ा हिंदी में भी बात कर सकते हैं। आज ये 10वां हैंडलूम डे देश कोने कोने में अभी आज का दिन में कर रहा है। मैं एक बुनकर नाते सभी मेरे समाज का सबको एक अभिनंदन उसको आपका माध्यम से दे रहा है। हमारा देश में गांधी जी एक 100 साल पुराना टाइम में आंदोलन किया, स्वदेशी आंदोलन किया। उस टाइम ब्रिटिश लोग को यूरोप से सभी फैब्रिक्स, कॉटन सभी इधर लाके डालता था। वो टाइम में गांधी जी सोचा किसान हमारा देश का एक अंग है, बुनकर भी देश का एक अंग है। उसके लिए उसको सपोर्ट करने के लिए गांधी जी ने वो बहुत आंदोलन में करके वो विदेशी कपड़े को जलाने का काम किया। वो लोग ब्रिटिश लोग विदेश से कपड़ा जाते हैं, इधर से सोना, वो सिल्वर सभी, वो डायमंड सभी उठा के इंग्लैंड लेके जाते हैं। उसमें एक हमारा अभी भी एक कोहिनूर डायमंड उधर भी लंदन क्वीन पैलेस में है। उसका अभी तक कोई भी उसका वैल्यू नहीं है, उसका कैरेट का वैल्यू है। अभी सभी बाहर का सभी देश लोग सोच रहे हैं उससे बड़ा एक डायमंड भारत में है, उसको वैल्यू करने के नहीं होते। सभी देश लगते वही है हमारा नरेंद्र मोदी जी, वही प्राइम मिनिस्टर है। सभी कोई भी देश उसका वैल्यू करने को नहीं हुआ। अभी वो गांधी जी का सोच में 1905 में कलकत्ता पूर्व भवन में ये आंदोलन का पहला स्टेप स्टार्ट हुआ। ये बुनकर को सपोर्ट करने के लिए किया था। उससे सोच के हमारा प्रधानमंत्री 2015 में चेन्नई में हैंडलूम डे हमारा बुनकर समाज को दिया। आज 10वां बुनकर वो समाज के लिए 10वां हैंडलूम डे कर रहा है। ये हैंडलूम कर रहे तो अभी हैंडलूम का 4th रिपोर्ट टेक्सटाइल का बताते हैं 95-96 में 65 लाख हैंडलूम वर्कर्स था, अभी 35 लाख हैंडलूम वर्कर है। क्यों है 35 लाख? 50% कम हो गया। वो सोचना पड़ता है गवर्नमेंट उसको क्या प्रॉब्लम से 35% को आया और 10 साल के बाद वो 10% होगा। सरकार से माने मेरे उसको
6 इयर्स के बाद में पेंशन दे के उसको हेल्थ Shri Kesri Dev Singh Jhala, need for regulation of private detective agencies in India. Thank you, sir. I only have 15 seconds, but I'll put my point across, sir. Sir, we have a serious need for regulation of private detective agencies in the country, sir. Private detective agencies are used for various reasons, but there is no. You want to say something?